में ये क्या बोलेगा, यार अब तो मैं सड़क पे ही नहीं जाऊंगा, या ये बोलेगा कि यार बाहर निकलना बड़ा बेकार होता है, या ये बोलेगा कि अरे यार मेरे पैर में तो चोट लग गई, ऊपर वाला इतना मेरे साथ बेरहम हो रखा है, या फिर जिसने उसको भेजा होगा ये उस पे चिल्लाने लग जाएगा, तो ये प्रॉब्लम से भागेगा। लेकिन यहीं पे जो रिच है, ये रिच क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम इसको भी है, लेकिन ये बाहर गया तो इसने देखा यार पैर में बाहर जाते हैं तो दिक्कत होती है, तो उसने क्या किया, एक जूता बना दिया, क्या बोले, बाटा, और ये रिच हो गया। तो मैटर ये करता है कि मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको कि पुअर होना, मिडिल होना, रिच होना, ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये सब पैसे से ज्यादा, पैसा तो चलो मैटर करता ही है, ये सब पैसे से ज्यादा डिपेंड करता है योर अप्रोच टुवर्ड्स योर प्रॉब्लम। योर अप्रोच टुवर्ड्स योर प्रॉब्लम, आपकी अप्रोच कैसी है आपके प्रॉब्लम को लेके, ये किस पे डिपेंड करता है? ये आपके अप्रोच पे डिपेंड करता है, ये आपके देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है कि आप मिडिल क्लास रहने वाले हैं, आप पुअर रहने वाले हैं, या रिच रहने वाले हैं। प्रॉब्लम तीनों के पास है, प्रॉब्लम तीनों के पास है। तो अब अगर समझा जाए इस बात को कि ये पुअर क्यों है, क्योंकि वो प्रॉब्लम को देख के रुक जाता है। जो मिडिल क्लास है वो बस उतना करता है यार जिससे मेरा बस बेसिक काम चलता रहे, और जो रिच है वो रिच इसलिए है क्योंकि वो प्रॉब्लम में हमेशा आपदा में अवसर ढूंढता है। बोला था ना अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने कि आपदा में अवसर ढूंढना पड़ेगा, तब आप लाइफ में आगे होंगे। अभी आपने देखा कि इससे पहले रिसेशन आया था। अगर आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े ब्रांड है वो यूएसए के क्यों है? फेसबुक यूएसए से क्यों निकला? डोमिनोज यूएसए से क्यों निकला? माइक्रोसॉफ्ट यूएसए का क्यों है? एप्पल यूएसए का क्यों है? क्योंकि एक टाइम पे वहां पे रिसेशन जब आया तो उसके बाद में बोलते हैं कि जब इस तरीके की कोई क्राइसिस आती है, जब इस तरीके के कोई रिसेशन आता है, तो उस समय सबसे ज्यादा नया इन्वेंशन होता है या सबसे ज्यादा नए एंटरप्रेन्योर बनते हैं। जब भी कभी जॉब की क्राइसिस आती है उस टाइम पे सबसे ज्यादा लोग अपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से आज देखेंगे दुनिया के जितने बड़े ब्रांड है सब यूएसए के पास है। क्यों? क्योंकि आज से 20 साल पहले वहां पे बहुत बड़ी रिसेशन, बहुत बड़ी जॉब क्राइसिस आई थी 1999 के आसपास, हाँ उसी के आसपास 2001-2 के पास में आई थी। तो उस टाइम पे आपने देखा कि ये सब बहुत 20 साल 50 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन उस समय यहाँ पे बहुत तेजी से ग्रोथ हुई। तो जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तब निकलते हैं एंटरप्रेन्योर, तब निकलते हैं कुछ ऐसे लोग जो क्रांति लेके आते हैं, तब निकलते हैं ऐसे लोग जो रेवोल्यूशन करते हैं। अब इस सबका हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज ऐसी ही एक सिचुएशन हमारे पास में, आज ऐसी एक क्रिटिकल कंडीशन हमारे पास में है जब हमारे कंट्री में भी वॉर चल रहा है, और उस टाइम पे जैसा आपने बताया रिसेशन, महंगाई, जॉब क्राइसिस, ये सब आने वाला है। तो उस टाइम पे बीइंग अ नेटवर्कर, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स आवर कंट्री? अब आप लोग मुझे बताएं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स आवर कंट्री? हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? जो हमारे सोल्जर हैं, जो हमारी आर्मी है, मिलिट्री है, वो सब तो हमारे देश को सपोर्ट कर रही है, लेकिन हम एज अ सिविलियन, हम एज अ सिविलियन में भी अब हम एज अ एक अपॉर्चुनिटी के साथ में वर्क कर रहे हैं, एज अ नेटवर्कर हम क्या अपने कंट्री के लिए कर सकते हैं? कौन बताएगा? What's your contribution towards your country in this critical situation? आज जो हमारी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है उस टाइम पे हम और आप क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने देश के लिए? इकोनॉमी में ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे होगा? बाकियों को अपनी अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं, क्या बात है? और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? कैसे आप अपने देश को, कौन कौन है जो देश को सपोर्ट करना चाहता है दिल से, कहने के लिए नहीं? किसके अंदर है कंट्री स्पिरिट, देश भावना, जो बोलते हैं कि मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है? फौज में तो अभी नहीं जा पाएंगे, एकदम से चले जाएंगे बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए। किसको किसको सच में गुस्सा आया जब 26 लोगों को ऐसे ही मार दिया गया? करना चाहते हैं देश के लिए कुछ, तो वो टाइम है दोस्तों, ये मंथ। आज की डेट में अब 2 तरीके के अप्रोच के असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हैं यहाँ पे। असिस्टेंट सुपरवाइजर छोड़ो, जितने भी लोग बैठे हैं 2 कैटेगरी के लोग हैं।
मैंने क्या बोला, एक पुअर पर्सन जिसका अप्रोच होता है प्रॉब्लम से भागना, एक रिच पर्सन जिसका अप्रोच होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हम में भी यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग बैठे हैं। एक ऐसे अप्रोच के लोग बैठे हैं कि भाई ब्लैक आउट है, लाइट ऑफ है, घर में बंद करो, अब हम ट्रेनिंग नहीं लगा पाएंगे, अब सब तो दिक्कत हो गई है, इतना सारा बम गिर रहा है, इतना सारा बारूद गिर रहा है, मेरे घर के ही बाहर मिसाइल गिर गई है, आप बोल रहे हैं ट्रेनिंग लगाने के लिए, घर वाले बोल रहे हैं यार दिन भर ट्रेनिंग लगाते रहते हो, ये सब बेकार काम है, बंद करो, छुप के बैठो, लाइट बंद करो, मोबाइल बंद करो, कैमरा बंद करो। एक अप्रोच ये है। दूसरा अप्रोच ये है कि अगर सब घर में बैठे हैं और सब घर में खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने घर में लाइट ऑफ करके कैमरा ऑफ करके बैठे, तो क्यों ना मैं उनको अपॉर्चुनिटी दिखाऊं, क्यों ना मैं उन तक पहुंच जाऊं, क्यों ना मैं उनको इस बिजनेस के बारे में बताऊं कि आज फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है, आप अपने घर से बैठ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करें, क्योंकि आने वाले टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करना जरूरी है। एक अप्रोच ये है। एक अप्रोच ये है कि यार अभी कुछ हो जाने दो, अभी ये सब वॉर खत्म हो जाएगी, फिर लग के काम करेंगे। एक अप्रोच ये है कि वॉर तो खत्म हो जाएगी कुछ दिन में, उसके बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी, जॉब क्राइसिस आएगी, उसके बाद क्या होगा, कितने लोगों की जॉब चली जाएगी, कितने लोग क्या कहते हैं अलग अलग उससे हेल्थ इश्यूज से सफर करेंगे। अगर हम उनको हेल्प कर दें और उनके पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी कर दें, आज टीवी पे न्यूज ऐसी दिखाई जा रही है, उस न्यूज को देख देख के ही लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में अगर आप लोगों तक हेल्थ पहुंचाते तो ये आप कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो अप्रोच की बात है। या तो हम बोलेंगे कि यार अभी तो वॉर चल रही है, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी तो ये मंथ मेरा ऐसे ही जाने वाला है, क्योंकि जिसको फोन करो वो बोल देता है यार अभी हम घर में हैं, अभी हम ये, अभी मेरे घर में ये दिक्कत चल रही। लेकिन एक अप्रोच है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभी मैं बता सकता हूँ मैं बताऊंगा ऊपर, क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूट करना है, इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाना है। और इंडिया की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, जब आपके घर में पैसा आएगा तो उसका जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को जाएगा, उस टैक्स से फिर से आम तैयार होंगे, उससे फिर से ड्रोन तैयार होंगे, फिर से मिसाइल बनेगी और फिर से इंडिया फिर से एक स्ट्रॉन्ग पावर बन के खड़ा हो जाएगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हम पे डिपेंड कर रहा है, आप पे डिपेंड कर रहा है कि हम कंट्री को फाइनेंशियल ग्रोथ दे पाए। एक बिजनेसमैन इस समय रोने नहीं बैठा है, इस समय एक मिडिल क्लास आदमी, एक पुअर आदमी घर में डरा बैठा है, लेकिन बिजनेसमैन ऐसे मौके पे तुरंत एक्टिव हो जाता है कि कैसे मैं अपनी कंट्री को सपोर्ट करूं, कैसे मैं इस कंट्री को सपोर्ट करूं। जिस समय गांधी जी अपने दांडी यात्रा और उस सब में लगे हुए थे, उस समय किसने सपोर्ट किया था उनको, पता है आपको? जब अंग्रेज पैसा नहीं देते, अंग्रेज तो पैसा देंगे नहीं, उन्हीं के खिलाफ लड़ाई हो रही, पैसा अंग्रेजों के पास था, भारत में इतनी गरीबी थी, इतनी सारी दिक्कत थी, उस समय किसने उनको सपोर्ट किया था? हमारे देश के एक बिजनेसमैन है बिरला, बिरला साहब ने उनको सपोर्ट किया। तो बिजनेसमैन हमेशा ऐसी क्राइसिस से निकालने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, ये वन ऑफ द पिलर है। ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन कभी भी देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है, बिजनेसमैन फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। आज की डेट में हम चाहे जितना बोल लें अंबानी ये अडानी ये, लेकिन जब भी पूरे वर्ल्ड में कोई प्रोजेक्ट लेने की बात होती है तो एक कॉन्फिडेंस है मोदी जी के पास या किसी के पास भी कि अडानी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो किसी भी कंट्री को पूरा, चाहे उसको रेट्रोफिट करना है, पुल बनाने, ब्रिज बनाने, इतनी पावर है कि वो बना सकता है। तो बिजनेसमैन कंट्री को पावर देता है। अब चलो हम कंट्री की तक तो पहुंचे, लेकिन पहले क्या हमारे घरों में इमरजेंसी फंड है? जानते हो आप इमरजेंसी फंड क्या होता है? व्हाट इज इमरजेंसी फंड? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, पता नहीं किसी कॉलेज में तो नहीं पढ़ाया जाएगा ये आप। इमरजेंसी फंड उसको बोलते हैं कि अगर आज की डेट में, आज में से हम में से ज्यादातर लोगों के पापा जॉब कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर लोगों के पापा जॉब कर रहे होंगे, आज अगर उनकी जॉब जाती है तो क्या हमारे घर में 3 महीने का खर्चा रखा हुआ है अकाउंट में? किसके किसके घर में रखा हुआ है? जिसके पास रखा हुआ है वो यस टाइप करे, जिसके पास नहीं रखा है नो टाइप करे। इतना तो आइडिया है, आप सब 18 साल से ऊपर है, घर की फाइनेंशियल कंडीशन आप सब जानते हैं कि अगर तो मेरे घर में ऐसी कोई क्राइसिस हो गई तो 3 महीने तक मेरे घर में बिना इनकम के घर चल सकता है। 3 महीने तक का मेरा, अगर मेरे घर के एक महीने का 35,000 30,000 रुपए का खर्चा है, ठीक है, 40,000 रुपए महीने का खर्चा है, तो 4 तिहाई 12, 1,20,000 मेरे फाइनेंशियल फंड में, इमरजेंसी फंड में रखा हुआ है।
ज्यादा आंसर क्या आ रहा है? नो 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 नो। तो बोलते हैं इफ यू डोंट हैव इमरजेंसी फंड एवरी एक्सपेंस इज इन इमरजेंसी। अगर आपके पास में इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपके घर के सारे खर्चे इमरजेंसी में चल रहे हैं। दूध भी खरीदना है तो इमरजेंसी में खरीदना है, क्योंकि यार शाम को खाने के लिए कुछ नहीं। गैस भी भरवाना है तो इमरजेंसी में भरवाना है, क्योंकि अगर नहीं भरवाएंगे तो खाना कैसे खाएंगे। बिजली का बिल भी देना है तो इमरजेंसी में देना है, क्योंकि अगर बिल नहीं भरे तो अगले महीने की बिजली चली जाएगी। घर का रेंट भी देना है तो इमरजेंसी में देना है कि अगर नहीं देंगे तो मकान मालिक आके 4 बात सुनाएगा। तो अगर आपने अपने घर में इमरजेंसी फंड इकट्ठा नहीं करके रखा तो आपका सारा खर्चा इमरजेंसी, सारा खर्चा इमरजेंसी। तो क्या उस फंड को अरेंज करने के लिए आप अपने फैमिली के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो? बाकी सब छोड़ो, हम ड्रीम की बात करते हैं, BMW लेंगे, ऑडी लेंगे, पता नहीं क्या ले लेंगे, घर बना देंगे। लेकिन मुझे ये बताओ कि आपके घर का महीने का खर्चा 30,000 रुपए है, आपके खाते में 90,000 रुपए है कि आप इमरजेंसी फंड में अपने घर वालों को सपोर्ट कर पाओ? उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं आने वाले 3 महीनों में? क्या हम 3 महीनों में अपने घर के 3 महीने का फंड इकट्ठा कर सकते हैं? तो इमरजेंसी फंड आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसी सिचुएशन है, अभी सीज फायर होगा, कुछ दिन रुकेगा, क्या पता फिर से हो जाए, और उसके बाद में अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो हमारे पास हेल्थ इश्यू आ गई। एक हेल्थ इश्यू हमारे घर का बचा कुचा पैसा सब लेके चला जाता है। एक हेल्थ क्राइसिस सब कुछ बर्बाद कर देता है। और उसके बाद आता है EMI और लोन का दौर, जब हम कर्ज में दबते चले जाते हैं, और फिर वही कॉर्पोरेट, वही पैसे वाले लोग और अमीर हो जाते हैं और एक मिडिल क्लास और गरीब हो जाता है। तो मिडिल क्लास हमेशा पुअर बन सकता है अगर उसकी अप्रोच सही नहीं है अपने लाइफ को लेके, लेकिन रिच पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर और अमीर होता है, जब ऐसी आपदाएं आती है तो अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है। डिपेंड करता है आपके अप्रोच पे, आपके माइंडसेट पे। समझ रहे? तो अब आप बताओ 3 महीने के इमरजेंसी फंड के लिए इस मंथ आपका क्या टारगेट है, कितने का चेक बनाने वाले हो आप? क्योंकि इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर चेक। आप अपने घर के, हो सकता है एडिशनल इनकम जनरेट करने वाले पर्सन हो, आपके पापा जो पैसा कमा रहे हैं उससे तो बेसिक नीड पूरी होगी, रोटी कपड़ा मकान पूरा होगा। इमरजेंसी फंड इकट्ठा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार। अगर आप चाहोगे तो अपने घर का इमरजेंसी फंड 1 लाख रुपए खाते में रख सकते हो, क्योंकि पापा चाहेंगे भी तो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर पहले ही बहुत जिम्मेदारी, उनके ऊपर पहले ही घर का पूरा संभालना है, राशन मंगाना है, बिजली का बिल देना है, कमरे का किराया देना है। इस महीने आप कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन अपने घर के लिए करने जा रहे हैं? एक बार आप सारे लोग रिप्लाई करो। कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन आप अपने फैमिली के लिए करोगे, और उसका टैक्स जो डिडक्ट होगा, DTS डिडक्ट होके पैसा आता है, जो टैक्स आप डिडक्ट करोगे वो गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन है सीधा। उसके बाद तो अगर आपके पास पैसा होगा तो आप खर्च करोगे मार्केट में, तो इकोनॉमिकल फ्लो बना रहेगा। टैक्स तो हर चीज पे हम देते हैं, उस पे अगर आप एक माचिस की डिब्बी भी खरीद के लाओगे ना, उससे भी सरकार को फायदा होगा। और इस अपॉर्चुनिटी में, इस आपदा को अवसर कौन कौन बनाना चाहता है? कि आज इतनी जॉब क्राइसिस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लोग जॉब छोड़ रहे हैं। मैं भी पिछले कई दिनों से सुन रहा हूँ, मेरे फैमिली में कुछ पुराने लोग हैं जो अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। अभी मेरे एक फैमिली में एक पर्सन है जो कोलकाता में जॉब कर रहे थे, एक अच्छी मल्टीनेशनल में थे, वो अपनी जॉब छोड़ के वापस आ गए। एक गाजियाबाद में जॉब कर रहे थे पेप्सिको में, वो अपनी जॉब छोड़ दिया, उन्होंने रिजाइन डाल दिया। वो लोग अभी अपने बिजनेस को शुरू करने वाले हैं, और वो सब ऐसे लोग हैं, मतलब मुझसे तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पिछले 20-25 साल 30 साल से वो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके बच्चे अभी ग्रेजुएशन में। ये इतने बड़े बड़े लोग बिजनेस करने की क्यों सोच रहे हैं? और मैंने क्या बोला, वो रहने वाले भले यूपी के थे, लेकिन वो कोलकाता में थे, वो दिल्ली में थे। तो ये बाहर जब लोगों से मिलो ना, तब समझ में आता है कि यार दुनिया में क्या चल रहा है। जब अपने कुएं में बैठे रहो तो लगता है बस रोजी रोटी चलती रहे। बाहर दुनिया में लोग इतनी तेजी से आज अपने जॉब को छोड़ छोड़ के बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। बोला जा रहा है, कल मैं गया था अयोध्या, गया हुआ था मैं अयोध्या, जिस बोट में हम थोड़ा सा घूम रहे थे, वो नदी है, सरयू नदी है, वहां बोटिंग कर रहे थे। तो वहां पे जो बोट चला रहा था उससे ऐसे ही बात होने लगी। हमारे साथ में एक फैमिली और थी, जर्नलिस्ट थे, वो रायपुर से आए थे। तो ऐसे ही जस्ट बात होने लग गई। वो लड़का जो नाव चला रहा था उसने बोला, हमने कहा कि और आप ये कैसे कर रहे हो, कब से कर रहे हो? कह रहा हम तो अभी आए। कह रहे क्यों आए? बोले कि भाई BA किया है, MA किया है, BTC किया है, B.Ed किया है, और 4 साल से सरकार की नौकरी का इंतजार कर रहा हूँ, नौकरी नहीं मिल रही, तब आके यहाँ नाव चला रहा हूँ। समझ रहे?
वो जो जर्नलिस्ट थे वो थोड़ा सा मोदी जी के उसमें मतलब योगी जी के सपोर्ट में बोलने लग गए कि अरे सरकार नौकरी तो दे रही है, आप तो अपना कुछ करते नहीं हो। तो मैंने उसमें एक ही पॉइंट ऐड किया, मैंने कहा देखो अगर आज की डेट में स्किल है आपके पास तो आपको रोजगार की जरूरत नहीं, सरकार के भरोसे बैठे रहोगे तो बैठे रह जाओगे। सरकार तो चीजों को प्राइवेटाइज कर रही है, बैंक बंद कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं जितने भी टीचर है उनकी वैकेंसी कम करती जा रही है। उसने एक लड़के ने बड़ा वैलिड पॉइंट बोला, क्या बोला कि यार पिछले 5 साल से मैं चेक कर रहा हूँ, क्या 5 साल में कोई भी टीचर रिटायर नहीं हुआ होगा? 5 साल में अगर टीचर रिटायर हुआ तो वैकेंसी क्यों नहीं आई? मैंने कहा भाई वो देना ही नहीं चाह रहे, वैकेंसी आएगी क्यों? वो देना ही नहीं चाह रहे, वो तो मर्ज कर रहे, कह रहे आपस में मर्ज करते जा रहे हैं, 2 स्कूल 3 स्कूल को एक स्कूल बना देते हैं, मर्ज कर देते हैं। अब सोचो एक बीएड किया हुआ आदमी अयोध्या में नाव चला रहा है और कह रहा मेरे साथ के कई लोग हैं, ये नाव खड़ी हुई है, मेरे साथ के कई लोग हैं जो टीचर बनना चाहते थे लेकिन आज नाव चला रहे हैं। तो मैंने कहा ये भी अच्छा है कि एटलीस्ट आपने एक स्किल को सीख लिया, नाव चलाना भी चलो एक अच्छी बात है, सीखा आपने और अब पैसे तो कमा रहे हो। एक राउंड का 100 रुपए एक आदमी का लेते हैं, अगर 8 आदमी बैठते हैं तो 800 रुपए एक राउंड का हुआ। एक दिन में अगर 1000 रुपए भी कमा रहे हैं, करना एक छोटी सी वो लगा होता है जो जनरेटर होता है, उसमें एक पंखा लगा होता है, नाव के पीछे बंधा है, तो अगर देखा जाए तो एक दिन में 1000 रुपए हुआ तो महीने का 30,000 रुपए हुआ, महीने का 30,000 रुपए हुआ और साल का 3,60,000 हुआ, 12×3=36। अगर देखा जाए तो 3 लाख रुपए कमाने लायक तो आदमी 30,000 रुपए महीने कमाने लायक आदमी हो गया, जहां तो खाली बैठा हुआ था सरकार के भरोसे। तो अगर आपने स्किल पे काम किया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, मैंने उसका नंबर लिया, मुझे कहा ये लड़का काम का है। मैंने कहा तुम अपना नंबर दो यार, तुम बहुत बढ़िया आदमी, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम पहले अपना नंबर मुझे दो, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। तो मैं अपनी आंखें खुली रखता हूँ कि किस पर्सन को मैं अपनी अपॉर्चुनिटी बता सकता हूँ। एक एजुकेटेड पर्सन जो नाव चला रहा है, दिन में खाली भी बैठा हुआ है, तो वो मेरे साथ बैठ करके मेरे बिजनेस को और आगे बढ़ा सकता है, उसकी अर्निंग और बढ़ा सकता है, क्योंकि उसको भी पैसा कमाना है। समझ रहे? तो ये मैं आपको 2-3 चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास में इमरजेंसी फंड नहीं है, आज अगर उसका नाव ना चले तो उसके घर में खाना नहीं आएगा। एज हो चुकी है, शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, खर्चा कैसे चलेगा? तो आज यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट बैठे, कई बार हम इस टाइम को ऐसे ही जाने देंगे कि आज लाइट बंद करो, पंखा बंद करो, और हमारा अप्रोच क्या होगा कि अभी तो सर लोगों के एग्जाम चल रहे हैं। एक माइंडसेट क्या बोलेगा, अभी तो सर लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, सेमेस्टर चल रहे हैं, अभी एग्जाम खत्म हो जाने दो, फिर और प्रेजेंटेशन होगी। दूसरा माइंडसेट बोलेगा एग्जाम तो एक दिन की बात है, एक दिन एग्जाम खत्म हो जाएगा, इसके बाद ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो अभी से अगर अपॉर्चुनिटी बता के रखेंगे तो ये हमारे साथ काम शुरू कर देंगे। किस वाले माइंडसेट को पकड़े और किस वाले अप्रोच को पकड़े? एक पुअर माइंडसेट वाला अप्रोच है और एक रिच माइंडसेट वाला अप्रोच है। एक आपको गरीबी की तरफ ले जाता है, परेशानी की तरफ ले जाता है, दर्द की तरफ ले जाता है, एक उसी प्रॉब्लम से निकाल के आपको रिच होने की तरफ लेके जाता है, आपकी फैमिली को आगे बढ़ाने की तरफ लेके जाता है। अपने घर में बैठ के सब दरवाजा बंद करके कि वॉर चल रही है, ये चल रहा है, तो अभी हम बैठ के बस टीवी में रिमोट ले लिया और टीवी बदल बदल के परेशान हो रहे हैं। या फिर लिंक भेजना शुरू किया कि अभी एक और प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, मम्मी से बोले खाना रुको, 2 और प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, रुक जाओ एक और प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। आज पूरे दिन में मैं 10 प्रेजेंटेशन करूंगा, कम से कम 10 लोगों को बिजनेस बताना मेरा आज की डेट में धर्म है। मेरे देश के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन है कि 10 लोगों को अपॉर्चुनिटी बताऊंगा। कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जॉब जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उनको मुझे हेल्थ बतानी है, उनको मुझे पैसे कमाना बताना है। डेली की बताओ भाई कौन कौन कर रहा है? मुझे नहीं पता क्या बैच चल रहा है, मुझे नहीं पता कौन आपके लिए अलग से बैठ के आपके सुपरवाइजर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आप में क्या इतना दम है कि आप एक दिन में 10 प्रेजेंटेशन करके 10 लोगों को एक अपॉर्चुनिटी बता सकते हो? आपके अंदर इतनी आग है कि आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, आपके लिए इतनी आग है कि अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो। कौन कौन करने वाला है? शो मी योर एनर्जी, शो मी योर एक्साइटमेंट कि अब आप 10 लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को बताओगे। आज संडे है, कितने सारे लोग घर पे बैठे हैं, जो जॉब वाले लोग हैं वो पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं कि कहीं से एक और रास्ता मिले पैसा कमाने का, क्योंकि जॉब में अब ताकत नहीं बची। आज की डेट में 9 से 5 की नौकरी से बात नहीं बनेगी, उनको हम अपॉर्चुनिटी बताएंगे। ढूंढेंगे लिंक्डइन पे जाकर के ऐसे लोगों को, ढूंढेंगे इंस्टा पे ऐसे लोगों को, वो लोग नहीं जो बैठ के रील स्क्रॉल करते रहते हैं और वो आपको नंबर दे दिया, आप उसको प्रेजेंटेशन बताने लगे। पहले उसकी प्रोफाइल देखी क्या कि वो आदमी है कौन, क्या वो किसी अच्छे उसमें काम कर रहा है?
जॉब की पैसे की वैल्यू समझ आती है या वो फ्री है कि उसको जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमें तो मेन उद्देश्य है कि हम क्या 10 लोगों को बिजनेस दिखा पा रहे हैं एक दिन में। अगर हमने 3-3 करके 3 बार प्रेजेंटेशन एक दिन में कर दी, कितने घंटे लगे? 3 घंटे। और 3 घंटे में से उस 10 में से एक आदमी भी एएस बना तो आपको 7,000 रुपए देंगे। 7,000 रुपए देंगे। अगले 10 दिन के अंदर अगर आपने ऐसे 3 एएस बना दिए तो आपको 21,000 रुपए का चेक मिलेगा, जो कि आपके इमरजेंसी फंड में रखा जा सकता है कि आज 21,000 रुपए खाते में रखे और ये काम आपने 3 महीने किया तो आप सुपरवाइजर बन चुके रहेंगे, आप हो सकता है असिस्टेंट मैनेजर बन जाए। और 3 महीने में 21 कितना हो गया? 20 यही 60,000 रुपए। 60,000 रुपए आपके घर पे इमरजेंसी फंड रखा होगा। कोई हेल्थ क्राइसिस होगी, कोई जॉब क्राइसिस होगी, हम संभाल लेंगे आपको। 60,000 रुपए को साइड में रखता है। तो कौन कौन कर रहा है फिर अपने फैमिली के, अपने फैमिली में इमरजेंसी फंड कौन कौन इकट्ठा करके रखेगा? रखेंगे भाई अप्रोच कैसा? रोने वाला कि आपदा में अवसर ढूंढने वाला? आपदा में अवसर ढूंढने वाला। मैंने बहुत अच्छे से समझा इस बात को कि दुनिया में जब भी लोग अमीर बने वो ऐसी क्राइसिस नहीं बने। जब जब ऐसी आपदाएं आती हैं उसी समय कोई आदमी, कोई मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, कोई पुअर फैमिली का लड़का अमीर बन जाता है। जब जब कोई प्रॉब्लम का सलूशन देता है वो होता है बिजनेसमैन। मिडिल क्लास आदमी तो अपने रोटी कपड़े मकान में लगा हुआ है। तो आज ऊपर वाले की कृपा से थैंक्स टू रेक्स सर, जिन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी बताई कि आज हमारे पास ऐसी पावर है कि हम अपने घर में बैठ के ऑनलाइन, आज लोग जॉब के साथ पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं, आपको बस वहां तक पहुंचना है। आज लोग हेल्थ से सफर कर रहे हैं, आपको बस सही तरीके से अपने प्रोडक्ट उनको बताने, नीड को क्रिएट करके, विदाउट नीड क्रिएट करके अगर आप बताएंगे तो फिर पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ठीक है जी, तो आई होप आपने यहाँ तक